अरमान की तीसरी बेटी हुई तो सास आलिया से कहने लगी कि मायके वाला घर बेच करके अरमान को बाहर भेज दो ताकि बच्चियों का भविष्य बन जाए। तो आलिया ने बूढ़ी माँ को राजी करके घर बेच दिया और अरमान सिंगापुर चला गया। और जब अच्छे पैसे कमाने लगा तो माँ और बहनों ने कहा, आलिया को तलाक दे दो, तुम्हारी शादी अच्छी जगह कर देते हैं और बच्चियों का बोझ भी उतर जाएगा। फिर अरमान ने आलिया को तलाक का नोटिस भेज दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी पत्नी से बच्चा न हुआ तो बच्चियों को याद करके रोता और आखिर एक दिन बच्चियों से मिलने गया तो उसकी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी, जहाँ इतनी ठंड में बोरी लटकी थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि बधाई हो, बेटी हुई है। लेडी डॉक्टर ने बाहर आकर बताया तो अरमान समेत साथ खड़े हुए जितने भी लोग थे, सभी के चेहरे पर एक उदासी लहरा गई। फिर से बेटी पैदा कर ली, भगवान जाने ये औरत क्या ब्याह कर ले आई। मैं अपने बेटे अरमान के लिए 6 सालों से बैठकर खा रही है, दुनिया की हर चीज़ इसे दी है, लेकिन इसके बाद भी एक बेटा तक तो दे नहीं सकी मेरे अरमान को। हाँ, ये देखो कैसा छोटा सा मुंह निकल आया है अरमान का। अरमान की माँ अपनी बेटियों के साथ दुखड़े बांट रही थी। बेटियाँ भी झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। लेडी डॉक्टर ने पास से गुजरते हुए इन सब को रोते देखा तो हैरत से बोली, आप लोग रो क्यों रहे हैं? बेटियों के जन्म पर तो खुशी मनाना चाहिए, वो तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, लेडी डॉक्टर ने कहा। तो अरमान की माँ ने हाथ उठाकर कहा, बस करो डॉक्टर, हमारे पास पहले ही 2 पोतियाँ हैं, एक और पोती की उम्मीद नहीं थी। हमें लड़का चाहिए था, लड़का वंश बढ़ाता है, जो बड़ा होकर अरमान का हाथ बटाता, लेकिन इसने फिर एक लड़की पैदा करके हमारे हाथ में थमा दी। नर्स छोटी बच्ची लाकर अरमान के हाथों में दे दी। अरमान ने बेटी को देखा, गोल मटोल बिल्कुल अरमान के जैसी। अरमान ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया। उन्हें आलिया से मिलने की अनुमति दे दी गई थी। वो अंदर बिस्तर पर लेटी थी। सास ने तो उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उनके ख्याल में अगर उसने तीसरी बेटी पैदा की है तो इसमें उसी का दोष था। नंदे भी मुंह बनाकर बाहर ही सास के पास बैठी रही। अरमान कुछ देर सोचता रहा और फिर अंदर आलिया के पास चला गया। कैसी हो आलिया? उसने जाते साथ ही पूछा। आलिया ने निगाह चुरा ली। मुझे माफ़ कर दीजिए अरमान, मैं इस बार भी आपको बेटा नहीं दे सकी, आलिया ने कहा तो अरमान दाएं बाएं देखने लगा। अच्छा छोड़ो इस बात को, डॉक्टर ने डिस्चार्ज लेकर घर चलते हैं। माँ ज़्यादा देर यहाँ बाहर नहीं बैठी रह सकती, अरमान ने कहा तो आलिया हैरत से उसे देखने लगी। उसने अभी अभी एक बच्चा पैदा किया था, मगर अरमान को तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो मामूली दवाई लेने आई हो। थोड़ी देर बाद माँ भी कमरे में आ गई। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि प्रेगनेंसी के समय भगवान से प्रार्थना करती रहना कि तेरी गोद में लड़का डाल दे, ताकि मेरे अरमान के भी भाग्य कुछ खुल जाएं। मगर तू तो है कि करमजली, जब से खुद आई है तब से मेरे अरमान का हाथ तंग है। नौकरी की सैलरी से पहले ही इसका गुजारा नहीं होता। 2 बेटियां हैं, तीसरी ये एक और आ गई। सास दुपट्टा मुंह पर डालकर फिर से रोने लगी। आलिया अपनी जगह अपराधी सी बन गई थी। ना चाहते हुए भी आलिया अपनी बेटी को अपने लिए बोझ समझने लगी। आलिया बच्ची को लेकर घर आई तो घर में सबके मूड बहुत खराब थे। आते साथ ही उसे किचन के कामों में झोंक दिया गया। वो दुखते हुए शरीर के साथ हांडी रोटी करने लगी। उसकी हालत बुरी थी, मगर सास को उस पर दया नहीं आ रही थी। उसे घर लाते साथ ही अरमान खामोशी से अगले दिन ही काम पर चला गया था। जितने दिन काम करता है
उसे उतने ही दिन के पैसे मिलते थे और अब तो खर्चे और भी बढ़ गए थे। वैसे भी वो माँ और बहनों के आलिया के साथ व्यवहार पर कुछ भी नहीं कहता था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। आलिया की छोटी बच्ची बड़ी होने लगी, मगर अभी उसे सिर्फ 4 महीने हुए थे जब अरमान के साथ वो घटना हो गई। एक दिन वो काम से घर आया तो उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो थके थके कदमों से चलता हुआ आया और आंगन में पड़ी अकेली चारपाई के ऊपर बैठ गया। आलिया किचन में काम कर रही थी। उसकी नज़र आलिया पर पड़ी तो उसने तुरंत बाहर निकल कर पूछा, क्या बात है अरमान, आज जल्दी घर आ गए हो? अरमान ने कोई जवाब ना दिया। आलिया पानी का गिलास लेकर किचन से आई। इतने में ही अंदर कमरे से आलिया की सास बाहर निकल आई। अरे आ गया मेरा बेटा अरमान, आज जल्दी आ गया तू। आज तू चल, अच्छा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, मुझे दवाई लेनी है। सास ने कहा तो अरमान अचानक जैसे फट पड़ा। नहीं ले जा सकता माँ आपको डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। घर में जो थोड़े बहुत पैसे आते थे अब से वो भी नहीं आएंगे। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ कि आखिर मैं घर के खर्चे कैसे पूरे करूँगा। अरमान तो जैसे फूट फूट कर रोने वाला हो गया था। किचन के पास पानी का गिलास लेकर खड़ी आलिया भी हक्का बक्का रह गई। सास का भी मुंह थोड़ी देर के लिए खुला और फिर एकदम उन्होंने अपना सीना पीटना शुरू कर दिया। हाय हाय, मेरे बेटे के तो भाग्य ही फूट गए हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी औरत के भाग्य से आती है, मगर आलिया तू तो है ही मनहूस। जब से मेरे बेटे के साथ तेरी शादी हुई है, घर में आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। माँ ने ले जाकर घुमा फिरा कर आलिया के सिर पर डाल दी। आलिया अपनी जगह मुजरिम सी बन गई। अब वहाँ क्या खड़ी है? ला पानी दे मेरे अरमान को, मेरा बच्चा कितना ज़्यादा परेशान है। तू इसकी मदद तो कभी नहीं कर सकती। बस 3 बेटियां पैदा करके इसके सर बोझ बढ़ा दिया है। भगवान जाने तेरा अरमान इस अब सब से कैसे निपटेगा। माँ भी सर पर हाथ रख कर लेट गई थी। आलिया शर्मिंदा होते हुए अरमान के लिए पानी लेकर आई, मगर उसने भी पानी पीने से मना कर दिया। और इसके बाद तो जैसे मुसीबतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। घर में 3 जवान बहनें थीं जिनकी शादियां करनी थी। ये अलग बात थी कि वो सारा दिन पलंग तोड़ती और भाभी को परेशान करने का काम करती थी, मगर घर में रखे हुए पैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। आलिया बहुत ही कंजूसी से घर का सामान मंगवाती, लेकिन इसके बाद भी घर में रखे पैसे आखिर कितना समय चल सकते थे। उस दिन वो अलमारी खोलकर खड़ी अंदर रखे हुए पैसे गिन रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी थी। बच्चियों के दूध का निकाल कर सिर्फ रोज़ की दाल सब्जी के लिए ही पैसे कम पड़ रहे थे। क्या गिन रही है आलिया? कौन सी दौलत छुपा कर रखी है यहाँ पर? सास कमरे में आई तो उन्होंने पूछा। आलिया घबरा गई। कुछ नहीं माँ जी, बस पैसे गिन रही थी। उसने दबी दबी आवाज़ में कहा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो, तुमसे एक बात करनी है। आलिया की सास ने आलिया को प्यार से अपने पास बुलाया। आलिया हैरान हुई कि सास ने कभी उसे इतने प्यार से बुलाया तो ना था, लेकिन फिर खामोशी से आकर बैठ गई। देख आलिया, अरमान पर बड़ा ही कठिन समय आया है। मेरा एक रिश्तेदार मुंबई में रहता है। कल उसने मुझे फ़ोन किया था। उसका कहना था कि अरमान को मुंबई में नौकरी दिलवा देगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ी पूंजी की ज़रूरत है। अब हम में से किसी के पास इतनी बड़ी पूंजी तो नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पास एक तरीका है, सास ने आलिया का चेहरा देखते हुए कहा। आलिया ने सर उठाया। माँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अरमान की मुंबई में नौकरी लग जाएगी, मगर वो क्या तरीका है? आलिया ने पूछा। तो सास ने थोड़ी देर अपना सर खुजाया, फिर बोली,
तुम्हारे पिता का इतना बड़ा सा मकान है, भाई तुम्हारा कोई नहीं है, नहीं बस एक तुम्हारी बूढ़ी माँ है जो वहाँ रहती है, एक काम करने वाली है जो उसका ख्याल रखती है। अगर तुम थोड़ी सी मदद करो तो अपनी माँ से कहकर वो मकान बेच दो और वो पैसे अरमान को दे दो ताकि वो बाहर जाकर पैसे भेजे। 3 बेटियां तो पैदा करके तुमने दे दी हैं, आखिर उनका खर्चा भी तो उठाना है। अपनी बूढ़ी माँ को कहो वो कहीं किराए पर चली जाए, अरमान पैसे भेजेगा तो तुम किराया भर दिया करना। सास ने आराम से सारी प्लानिंग उसे समझा दी थी। आलिया हक्का बक्का उनका मुंह देखने लगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, वो मेरे पिता का मकान है और बहुत काफ़ी पैसों का है। आलिया ने कहा तो सास एकदम से उखड़ गई। हाँ, ज़्यादा कीमत का तो है, उसको सजा कर करना है। क्या करना है? अच्छा यही है कि उसे बेचो और अरमान को पैसे दे दो, वरना मैं अभी अरमान को बोलूँगी कि वो तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल देगा। आखिर 3 बेटियों की माँ को रखकर उसने क्या करना है? सास की बात सुनकर आलिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, मगर उन्होंने बात ही ऐसी कर दी थी कि आलिया को माँ से बात करनी ही पड़ी। वो उसी दिन कुछ गलियाँ छोड़कर माँ के घर में चली गई। वो बूढ़ी थी, आलिया को देखते ही बहुत खुश हुई। भगवान के लिए माँ इस मकान को बेचकर अरमान को पैसे दे दे। उन्होंने मुंबई जाना है, मेरी मदद करें वरना मेरी सास मुझे तलाक दिलवा देगी। 3 बेटियां पैदा करने के जुर्म में अब उस घर में मेरी हैसियत वैसे ही ख़त्म हो गई है। आलिया गिड़गिड़ाते हुए माँ के पाँव पकड़े बैठी थी। आलिया की माँ घबरा गई। उन्होंने आलिया को ऊपर अपने बराबर बिठाया और उसके आंसू साफ करने लगी। चिंता मत करो मेरी बेटी, अगर इस घर को बेचकर तेरा घर बसा रहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तू आज ही पेपर्स ले जा और जिसके हाथ मर्जी इस घर को बेच दे। आलिया रोती माँ से कितना प्यार करती थी, मगर इस शाम को वापस आई तो पेपर्स लेकर आई थी। पेपर्स उसने अरमान के हवाले किए तो वो और उसकी माँ और बहन बहुत खुश हुई। अरमान ने फ़ौरन जाकर एक प्रॉपर्टी डीलर को पेपर्स दिए और मकान अच्छी कीमत में बिक गया। आलिया की बूढ़ी माँ अपने एक दूर पार के रिश्तेदार के घर चली गई। ये तो बहुत बड़ी पूंजी है माँ, मैं आसानी से मुंबई चला जाऊँगा। अरमान ने खुशी से माँ को देखते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा ज़रूर जा, भगवान तेरे भाग्य चमकाए। आलिया की सास प्यार भरे स्वर में कह रही थी। आलिया का दिल बुझा हुआ था। माँ को दरबदर करके उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा था। अरमान अंदर आया और उसके पास आकर बैठ गया। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें और हमारी बेटियों को किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा। अभी अभी आलिया ने इतनी बड़ी कीमत का मकान अरमान के हवाले किया था, इसलिए उसके सर पर आलिया के उपकार का बोझ सवार था। मगर सास ने जैसे ही उसे देखा कि वो आलिया से प्यार से बात कर रहा है, उसने फ़ौरन अरमान को बाहर बुलाकर खाना खाने के लिए बिठा दिया। आलिया खामोश अंदर बैठी रह गई। अरमान के मुंबई जाने की सारी तैयारियां पूरी हो गई और जल्दी ही उसका बुलावा आ गया। सामान पैक करके वह चला गया और जाते जाते उसने आलिया से वादा किया कि वह जल्द पैसे कमाकर भेजना शुरू करेगा ताकि ये तीनों बेटियों का अच्छा भविष्य बन जाए। नन्ही बेटियां बाप को जाता देख कर माँ का पल्लू थामे खड़ी थी। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं, वह मासूमियत से पूछ रही थी। आलिया बस आंसू पीकर रह गई। जानती थी अरमान के रहते हुए भी उसकी घर में कोई हैसियत न थी। अब उसके जाने के बाद तो सास और नंदें उसका जीना हराम कर देंगी और ऐसा ही हुआ। पूरे घर का काम वैसे ही
आलिया से करवाया जाता था। अब सास और नंदों ने हर जगह मशहूर करना शुरू कर दिया कि आलिया ने खुद अरमान को ज़बरदस्ती मुंबई भेजा है ताकि वह पैसे कमा कर भेजे। उसकी इच्छाएं यहाँ की कमाई से पूरी नहीं हो रही थी। जो भी सुनता आलिया को बुरा भला कहने लग जाता। पड़ोस में से जो भी कोई आता आलिया की सास उसके सामने रोने धोने लग जाती। 3-3 बेटियां पैदा करके हमारे सामने रख दी हैं, कौन इन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा और इनकी शादियां करेगा। लाखों का दहेज देना कहाँ का आसान काम है आजकल, सास कहती जाती और सुनने वाले सर हिलाता जाता। आलिया बेचारी शर्मिंदा होती रहती। अब तो बेटियां भी बड़ी हो रही थी। वो सारी बातें समझती थी और हैरत से माँ से पूछती, मम्मी क्या हम बोझ हैं? बोझ क्या होता है? दादी हमें इस तरह क्यों कहती हैं? आलिया खामोश हो जाती। बेचारी और क्या कहती। पहले महीने तो अरमान को कोई काम ना मिला, मगर दूसरे महीने उसकी अच्छी नौकरी लग गई। अब उसने हर महीने अच्छे पैसे भेजने शुरू कर दिए थे, मगर परेशानी यह थी कि सारे पैसे सास के अकाउंट में आते। अरमान के जाने से पहले सास ने अपना अकाउंट बैंक में खुलवा लिया था। माँ जी मुझे कुछ पैसे दे दे, मैंने बच्चियों का स्कूल में एडमिशन करवाना है। अरमान ने इस महीने अच्छी खासी पूंजी भेजी थी। आलिया ने अपनी सास से कहा, तूने क्या करना है बच्चियों का स्कूल में एडमिशन करवा के? कल को उन्होंने दूसरे घर ही जाना है। शिक्षा और पढ़ाई लिखाई पर जितना पैसा खर्च करोगी वो सारा बेकार हो जाएगा। 2 टाइम की रोटी खा रही है ना, यही बहुत है। कोई ज़रूरत नहीं है इनकी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने की। हाँ, अगर ज़्यादा दिल चाह रहा है तो जाकर सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दो। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। सास ने सर झटका। आलिया हक्का बक्का रह गई। उसे याद आया कि सास ने तो इसकी माँ के मकान का किराया भरने की भी हामी भरी थी। माँ जी मगर बच्चियों को पढ़ाना ज़रूरी है और अरमान ने कहा था कि वो इनके लिए पैसे भेजेंगे। आलिया ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी बड़ी ननद अंदर से आ गई। अरमान भाई का नाम लेने की कोशिश मत करो, वो तो जब से गए हैं उन्होंने तुमसे बात तक नहीं की। वो तुमसे और तुम्हारी बेटियों से जान छुड़वा कर गए हैं, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? बड़ी ननद ने कहा तो आलिया चुप रह गई। ये बात तो सच थी। जब से अरमान यहाँ से गया था उसने आलिया को कोई फ़ोन नहीं किया था। यूं भी वो बस लिए दिए रहने वाला इंसान था। सास और नंदे अब आपस में बैठकर इस महीने होने वाले खर्चे का हिसाब लगा रही थी। इन खर्चों में आलिया की बेटियों के लिए कोई पैसा नहीं था। आलिया के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। वो जानती थी कि सास उसे अरमान से बात करने नहीं देगी, इसलिए पड़ोस के घर चली गई। वहाँ से मोबाइल लेकर उसने अरमान का नंबर लिया, मिलाया। कुछ देर तक बेल जाती रही और फिर अरमान ने फ़ोन उठा लिया। वो थका हुआ था। अरमान, मैं आलिया बात कर रही हूँ। मुझे बच्चियों की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। माँ जी मुझे पैसे नहीं दे रही। आप मुझे अलग से पैसे भेज दिया करें ताकि मैं इनको स्कूल भेज दिया करूँ। आलिया ने अरमान से कहा। दूसरी ओर शायद वो ड्यूटी करके आया था, थका हुआ था। यार तुम लोगों के पैसों की डिमांड ही ख़त्म नहीं हो रही। मैं यहाँ जानवरों की तरह काम करके तुम लोगों को पैसे भेजता हूँ, मगर तुम्हारा तो लालच का पेट भर ही नहीं रहा। तुम्हें और पैसे चाहिए। अभी 2 दिन पहले तुमने माँ से कहकर पैसे मंगवाए हैं कि बच्चियों के नए कपड़े लाने हैं। ये बेटियाँ तो मेरे लिए मुसीबत बन गई हैं। ना वहाँ सुकून था ना यहाँ सुकून है। अब तुम मुझे फ़ोन मत करना, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को पालने के लिए। अरमान ने खटाक से फ़ोन कट कर बंद कर दिया। आलिया हक्का बक्का मोबाइल की ओर देखने लगी। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। उसने तो कभी सास को कहकर पैसे ही नहीं मंगवाए थे। आलिया जब वापस आई तो ये देखकर उसके पैर दरवाजे में ही रुक गए थे कि अंदर
आंगन में बैठी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी और जिस तरह से बात कर रही थी यूँ लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी खास बात है। आलिया दरवाज़ा बंद करके अंदर आई तभी सास ने कहा, हाँ आ गई तेरी पत्नी, न जाने किसके घर जाकर तुझे मेरी शिकायतें लगाती फिर रही है। आलिया ने एक झटके से पलट कर देखा। अरमान ने उसका फ़ोन काटने के बाद अपनी माँ को फ़ोन मिला दिया था। उसे बहुत दुख हुआ मगर उसने कुछ न कहा और खामोशी से किचन में चली गई। ननद ने आकर आदेश दिया था कि आलू गोभी की सब्ज़ी चढ़ा ले। वह खामोशी से खाना बनाने लगी। बेटियां गंदे कपड़ों में घर से बाहर खेल रही थी। आलिया के दिल को कुछ होने लगा। इसका पिता इनकी शिक्षा पर एक रुपया खर्च करने को तैयार नहीं था मगर घर में तरह तरह के खाने बन रहे थे। तीनों नंदें आए दिन शॉपिंग पर चली जाती। सास भी अपने लिए ढेर ड्राई फ्रूट लेकर आई थी। आलिया का दिल खून के आंसू रोने लगा मगर वो सब सहन करके काम करती रही। जब पति ही उसके साथ न था तो वो किससे अपनी शिकायत करती। बूढ़ी माँ को तो उसने खुद दरबदर कर दिया था अपने पति और सास की बातों में आकर। अगले दिन सास सुबह सुबह जागी तो उन्होंने आलिया से कहा, सामने दर्जी की दुकान खुली है जहाँ से तीनों बहनों के जोड़े उसे ले आए। मोहल्ले में शादी है ना तो उन्होंने पहनकर जाने हैं। आलिया ने खामोशी से बड़ी बेटी का हाथ पकड़कर जोड़े लेकर निकल पड़ी। खुद उसके अपने कपड़े खराब हो रहे थे। बच्ची पैर में टूटी हुई चप्पल थी मगर सास को ये सब नज़र कहाँ आता था। पीछे से सास ने जब देख लिया कि आलिया चली गई है फ़ौरन फ़ोन अरमान को मिला दिया। अरमान, मेरा बेटा कैसा है तू? माँ ने प्यार से कहा। दूसरी ओर अरमान कल वाली बात से परेशान था। माँ, मैं आलिया और बच्चियों के कारण बहुत परेशान हूँ। वो आए दिन इतने पैसे मंगवाती हैं। आप हर समय बताती हैं कि उनके खर्चे कम नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं डबल ड्यूटी करता हूं तब भी कुछ पैसे नहीं बचा पा रहा। सारी उम्र तो यहाँ नहीं रह सकता मैं। अरमान के स्वर में झुलझुलाहट थी। सास मुस्कुरा दी, बस बेटा इसीलिए तुझे आज फ़ोन किया है। भला तूने ठेके के लिए हैं 3 बेटियों को पालने के और उन्होंने ब्याहने के। कल को लाखों का दहेज लेंगी और भगवान न करे अगर कोई घर से भाग गई तो तेरी कितनी बदनामी होगी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा है कि इस करमजली को तलाक दे दो जिसने आज तक तुझे एक बेटा नहीं दिया और दूसरी शादी कर ले। ये तो तुझे बेटा देने से रही। सास की बात पर अरमान एकदम सख्ते में आ गया मगर माँ की बात कुछ उसके दिल को लग गई थी। रुपया पैसा आ गया था। अब ढलती उम्र की पत्नी उसको वैसे भी अच्छी नहीं लग रही थी और यूँ भी शुरू से ही आलिया के साथ उसका दिल न मिला था। अरमान ने कुछ समय तो बात घुमाई मगर फिर आखिर मान ही गया। आलिया घर आई तो सास मुस्कुरा रही थी। तीनों नंदें भी उनके दाएं बाएं बैठी खोजती हुई नज़रों से आलिया को देख रही थी। चल आलिया, अपना सामान बांध और यहाँ से निकलती बन। मेरा बेटा तो तुझे तलाक देने वाला है। सास ने मज़ा लेने वाले अंदाज में कहा। आलिया हक्का बक्का रह गई। अभी तो वो इनके काम करके आ रही थी। ये आप क्या कह रही हैं? उसने घबराकर पूछा और तभी उनके मोबाइल पर दोबारा से कॉल आने लगी। सास ने कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन किया और झट से आलिया के हाथ में थमा दिया। आलिया ने घबराकर पूछा, अरमान, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? मगर दूसरी ओर अरमान तो कुंवारी और कम उम्र की लड़की से शादी करने के सपने सजा चुका था। उसने आलिया की एक ना सुनी और बोला, मैंने वकील से बात कर ली है। वो आज ही तुम्हें डाइवोर्स के पेपर्स दे जाएगा। चुपचाप साइन कर देना।
आलिया घबराकर वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा। न जाने कितनी देर तक वो रोती रही और सास से मिन्नतें करती रही कि उसके साथ ऐसा ना करें, लेकिन अब क्या हो सकता था। तभी दरवाजे पर वकील भी आ गया और सास और नंदों ने ज़बरदस्ती उससे साइन करवा लिए। तीनों बेटियां परेशान माँ की ये हालत देख रही थी। आलिया की सास और उनकी तीनों बेटियों ने उसे धक्के देकर आलिया को घर से निकाल दिया। माँ को वो पहले ही निकाल चुकी थी। अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। इसके हाथ में वही कुछ रुपये थे जो दर्जी की दुकान से उसे वापस मिले थे। तीनों बेटियों को अपने साथ लिपटाए आलिया चलने लगी। इसे अपनी एक दोस्त का घर याद आया था। वो खामोशी से वहाँ जा पहुँची। दोस्त शादीशुदा थी और बच्चों वाली थी। उसने आलिया को अपने दरवाजे पर देखा तो खटक गई, मगर उसने आलिया को अपने घर शरण देने से साफ मना कर दिया। वो अपने पति के सामने किसी दूसरी औरत को नहीं लाना चाहती थी, मगर उसने आलिया की इतनी मदद की कि अपने घर के साथ खाली पड़े एक प्लाट में रहने की अनुमति दे दी, जहाँ एक टूटा फूटा सा कमरा बना हुआ था। आलिया खामोशी से अपनी बेटियों को लेकर वहीं रहने लगी। दिन रात उसकी बेटियां माँ को रोता देखती, लेकिन वो अपनी माँ की कोई मदद नहीं कर सकती थी। वो तीनों ही बहुत छोटी थी। मौसम बदलते रहे। मुंबई से खूब सारा पैसा कमाकर अरमान घर वापस आ गया। माँ ने उसके लिए कुंवारी लड़की तलाश कर रखी थी। जब रुपया हाथ में हो तो सब कुछ हो जाता है। छोटी उम्र की खूबसूरत पत्नी पाकर अरमान बहुत खुश था। उसे आलिया और अपनी 3 बेटियों की कभी याद तक नहीं आई थी। वह खुश था कि माँ ने एक अच्छा फैसला किया। दिन गुजरते रहे। सभी प्रतीक्षा में थे कि कब नई दुल्हन बेटे को खुशखबरी सुनाती है, मगर 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया। अरमान का इंतजार अब व्याकुलता में बदलने लगा था। आखिर एक दिन पत्नी का हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी का चेकअप कीजिए। आखिर ये कब माँ बनेगी और मुझे एक बेटा पैदा करके देगी। अरमान ने जाहिलों वाला सवाल किया तो डॉक्टर ने एक कठोर निगाह उस पर डाली। बेटा या बेटी देना भगवान के हाथ में होता है, औरत के हाथ में नहीं। डॉक्टर ने मना किया, मगर अरमान की जिद थी कि उसकी पत्नी का चेकअप किया जाए। डॉक्टर ने चेकअप कर लिया और जब रिपोर्ट अरमान के हाथ में थमाई तो उसकी आंखों के आगे ज़मीन आसमान घूम गए। माफ़ कीजिएगा अरमान जी, आपकी पत्नी माँ नहीं बन सकती। अरमान फटी फटी निगाहों से रिपोर्ट को देख रहा था। डॉक्टर ने उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो खामोशी से घर वापस आ गया, लेकिन उसके दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी। अब उसे रह रह कर अपनी वो 3 बेटियां याद आती थी और निसंतान होना क्या होता है उसे अब पता चला था। वो उठते बैठते माँ से बस यही सवाल करता, माँ मुझे बताएं, आलिया मेरी बेटियों को लेकर कहाँ गई। सास क्या जवाब देती? वो तो खुद कुछ नहीं जानती थी कि आलिया कहाँ है। अरमान पागलों की तरह पूरे शहर में आलिया को ढूंढता फिर रहा था, यहाँ तक कि वो उसकी बूढ़ी माँ के पास भी जा पहुँचा। उसकी माँ ने जब सुना कि आलिया को डाइवोर्स देकर घर से निकाल दिया गया है तो वो घबरा गई। उन्होंने बताया कि वह अपनी माँ के पास नहीं आई। अब तो अरमान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, लेकिन माँ ने आलिया की कुछ दोस्त के नाम बताए जिनके पास वह जा सकती थी। ढूंढ ढांढ के अरमान ने आखिरकार आलिया का पता निकाल ही लिया। वह आलिया की उस दोस्त के घर जा पहुंचा। दोस्त के दरवाजे पर खड़े खड़े उसे बता दिया कि साथ वाले मकान में आलिया रहती है। मकान क्या था? एक टूटा सा कमरा जिसके दरवाजे की जगह बोरी का एक पर्दा लटक रहा था। वो भारी कदमों के साथ दरवाजे के सामने पहुंचा। तेज़ ठंडी थी।
तेज हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर में जैसे सुइयां चुभ रही हों। अरमान ने भी मोटा सा जैकेट और टोपी पहन रखी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे के आगे लटकता हुआ पर्दा हटाया और सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए थे। सामने जमीन पर चटाई के ऊपर उसकी तीनों बेटियां लेटी हुई थी। आलिया सिलाई मशीन रखे उसके ऊपर झुकी हुई थी। शायद वह अपनी गुजर बसर कपड़े सिलाई करके किया करती थी। कमरे का हाल बहुत खराब था। एक कोने में पानी का एक मटका रखा था। चारपाई जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बच्चियों और आलिया के कपड़े फटे हुए थे। आहट पर आलिया ने सर उठाकर देखा, कौन आया है? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। समय की कठोरता ने शायद उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। अरमान धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आलिया के पास जाकर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो आलिया, ये मैं हूँ। अरमान, तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। वो वहीं बैठकर रोने लग गया। आलिया के हाथ से कपड़ा छूटकर नीचे जा गिरा। तीनों बच्चियाँ भी आवाज़ सुनकर उठकर बैठ गई थी। वह सहमी हुई थी। जल्दी से माँ से आकर लिपट गई। मेरे पास आओ बेटा। अरमान ने प्यार से अपनी बेटियों को अपनी ओर बुलाना चाहा। छोटी वाली ने तो उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया था। बेटियां माँ के अंदर छुपने लगी। नहीं मम्मी, हम पापा के पास नहीं जाएंगे। बड़ी वाली थोड़ी समझदार थी। उसने साफ कहा तो अरमान शर्मिंदगी से के मारे ज़मीन पर गड़ गया। मुझे माफ़ कर दो आलिया, मैंने माँ और बहनों की बातों में आकर तुम्हें डाइवोर्स दे दिया। हालांकि तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की थी। तुम्हारे कारण मैं ही मुंबई जा पाया और मेरे हालात बेहतर हुए। ये मेरी बेटियां हैं, इन्हें इस हाल में मैं नहीं देख सकता। मैं अलग घर खरीद लूँगा। तुम वहाँ अपनी बेटियों के साथ रहना। मैं इनका महीने का खर्चा तुम्हें देता रहूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। दोनों हाथ जोड़े हुए अरमान रोते रोते कह रहा था। आलिया ने भी उसे देखा। बेटियां 2 दिन से भूखी थी और उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। शायद भगवान ने अरमान के दिल में दया डाल दी थी। वह खामोश रह गई। अरमान ने जल्दी अलग मकान की व्यवस्था कर दी। साफ सुथरा और अच्छा मकान था। आलिया बेटियों को लेकर वहाँ शिफ्ट हो गई, मगर एक एक्सीडेंट में अरमान की एक टांग काटनी पड़ी। वो कारोबार तो करता रहा, मगर दोबारा कोई उसके साथ शादी पर तैयार न हुआ। उसकी दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। घर में बैठी तीनों बहनें बूढ़ी होती चली गई। कोई उनका रिश्ता लेकर न आया। सास को एक अजीब सी बीमारी हो गई। एक कोर भी न खा सकती थी। ये सब कुछ आलिया और उसकी बेटियों पर किए अत्याचारों का नतीजा था। आलिया की सास दिन रात माफ़ी मांगती और अरमान से कहती कि वो उन्हें आलिया के पास ले जाए ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके और उनका बुढ़ापा सुकून से कट जाए। मगर अरमान अपनी कटी टांग को देखकर सोचता कि जैसा व्यवहार उन्होंने आलिया के साथ किया था, उनके सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।